Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear candidates. Welcome to Walnut Grooming. In this video we are going to discuss ISSB experience 11 से 15 दिसंबर 2024 का, and this video is represented by Walnut Grooming. तो ये जो ISSB एक्सपीरियंस है ये PMA या PN कैडेट का नहीं है, ये है जी PAF कोर्सेज़ का। ठीक है जी। और आप जो है हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको अवेलेबल है। ठीक है, आपने 154 की तैयारी करनी है या फिर आपने PAF कोर्सेज़ के इनिशियल टेस्ट की तैयारी करनी है या फिर आपने ISSB की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे और आप यूट्यूब पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी इस वीडियो में। सबसे पहले हम एक्सपीरियंस जो है जी इस कैंडिडेट का, उसकी अपनी ज़ुबानी जो है हम शेयर करेंगे और उसके बाद कुछ ISSB मटेरियल मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो सबसे पहले चलते हैं जी ISSB के एक्सपीरियंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल कैंडिडेट्स। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली PAF कोर्सेज़ की ISSB गुजरी हैं, तो मेरी ISSB थी क्वेटा सेंटर में 11 से 15 दिसंबर तक। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ अपेयर हुआ, जो कि मेरी पहली ISSB थी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए थी, और मैं नॉट रिकमेंड हुआ। तो मैं यहाँ से आपको अपना सीक्वेंस वाइज सारी बता दूंगा कि कैसे कैसे हमारी ISSB गुजरी पहले दिन से आखिरी दिन तक, और जो कुछ मुझे याद है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स थे और कौन कौन से ऐसे वगैरह थे, डिस्कशन के टॉपिक कौन कौन से थे, डिप्टी ने क्या पूछा, GTO ने क्या किया। और जो मेन बात है, अब ये ना सोचिएगा कि मैं एक नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ तो आप मेरी बात पे कैसे एतबार करेंगे। आप ये देखें कि मैंने वहाँ जो जो गलतियाँ की हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि ये गलतियाँ ना कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन वही गलतियाँ जो होती हैं मेजर होती हैं और वही आपकी नॉट रिकमेंडेशन की वजह बन रही होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रिपोर्टिंग डे था वो 11 दिसंबर था और हम 9 बजे तकरीबन पहुंच गए थे उधर क्वेटा कैंट गेट पे। तो तकरीबन 11 बजे के करीब हमें गाड़ी आ गई थी लेने उधर। तो उधर पहुंचे, फिर जैसे ही हम उधर पहुंचे, हमारा जो बैच था वो 20 स्टूडेंट्स का था, मतलब हम 20 कैंडिडेट्स थे। तो उसके बाद हमें रूम्स अलॉट कर दिए गए, हम उधर गए, अपना सामान वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। फिर उसके बाद वो हमें जौहर हाल ले गए। जौहर हाल में हमें सबसे पहले हमें चेस्ट नंबर मिल गए, फिर हमारी पिक्चर्स हुई, और इसी तरह मतलब कि इन चेस्ट नंबर अलॉटमेंट के बाद उन्होंने हमें बुलाया और खाना खिलवाया। तकरीबन 2 बज रहे थे। 2 बजे के बाद उन्होंने हमें दोबारा जौहर हाल में बुलाया और तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए फॉर्म फिलिंग में। फॉर्म फिल हुए, फिर उसके बाद साइक वाले भी फॉर्म फिल हो गए, और लास्ट पे उन्होंने हमें जो ऐसे दिया था लिखने के लिए, वो ऐसे था कि पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स प्रोग्रेस। और उसके बाद एक और चीज़ होती है जो फॉर्म फिलिंग में होती है, वो होती है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपकी जवानी में जो कामयाबी है वो लिखें। वो तकरीबन कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, मुझे भी उधर जाके पता लगा था क्योंकि मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। और मैं यहाँ तक कि आपको इतना बता दूं कि मैं जो मेरिट्स डिमेरिट्स है वो भी कैंट के गेट पे गूगल से देख रहा था। और इसके अलावा क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, फिर पहले हमारा जो रिपोर्टिंग डे था इस तरह एंड हो गया। फिर उसी दिन हमारे जो उस दिन हमें बताया गया कि कल आपका जो है वो साइक डे होगा और हम आप लोगों को उठा देंगे तकरीबन सुबह 4 बजे का उन्होंने कहा था। तो जैसे सुबह हुई, हम तकरीबन 3:30 बजे खुद ब खुद ही उठ गए थे और हम तैयार होके नाश्ता की वगैरह किया, और फिर उसके बाद हम दोबारा जवाहर हाल में उन्होंने हमें बुला लिया तकरीबन 7 बजे। और पहले उनका ओपनिंग एड्रेस हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने हमें तकरीबन 8 बजे हमारा सबसे पहले उन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन हुआ, फिर उसके बाद वैट हुआ, फिर पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, इस तरह मतलब तरतीब के साथ होते गए वो। और लास्ट पे हमारा OPI हुआ, OPI 1, OPI 2 एंड मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस तरह हमारा साइक डे जो था वो एंड हो गया। और जो सिचुएशन रिएक्शन थे वो 10 थे, वो मुझे तकरीबन सिचुएशन याद नहीं थी, लेकिन वही जो एक्सपीरियंस थे उन्हीं में तकरीबन रिपीट हो रही थी सिचुएशंस। और इसके अलावा साइक डे पे जो हमारा तकरीबन 1-1:30 बजे हम फ्री हो गए थे, लेकिन दोबारा 3-3:30 बजे उन्होंने हमें बुलवाया और हार्ड फॉर्म में OPI दोबारा हल करवाया। ये पता नहीं अब उनका कोई सीक्रेट है या जो बात भी है, उन्होंने दोबारा हमसे हल करवाया। और इस तरह हमारा जो था वो पहला दिन एंड हो गया। और पहले दिन शाम को, मतलब ISSB के हवाले से पहले दिन शाम को हमारी ग्रुपिंग हुई। टोटल हम 20 कैंडिडेट्स थे, तो हमारे 2 ग्रुप बन गए। तो एक ग्रुप जो दूसरा था, उन्होंने उनको कहा कि सुबह आपका ग्रुप डिस्कशन और डिप्टी का इंटरव्यू होगा, और हमें उन्होंने कहा था कि आपने वेट करना है 10 बजे तक,
कि हो सकता है आप में से किसी का साइक का इंटरव्यू हो। तो हमारे ग्रुप में से किसी का साइक का इंटरव्यू नहीं हुआ, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें से जो मतलब कि सबसे पहले उनकी ग्रुप डिस्कशन हुई, फिर उनके डेप्टी का इंटरव्यू हुआ, और हम 10 बजे तक वेट करते रहे। फिर 12 बजे उन्होंने हमें बुलाया कि आपकी मतलब ग्रुप प्लानिंग और लेक्चरेट है। तो ग्रुप प्लानिंग किसी की भी मतलब सही नहीं हुई। तो जीटीओ ने कहा कि पार्शली करेक्टेड है आपकी, जो मतलब कि फाइनल हमारा कैंडिडेट था उसने मतलब कि ब्रीफिंग की थी। और जो ग्रुप मिलिट्री प्लानिंग में मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि जीटीओ मतलब कि जब लास्ट पे हम फाइनल प्लान बना रहे थे तो उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं बोला, खामोश बैठ रहा। जीटीओ ने मुझे पॉइंट आउट भी किया कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, आपने ज़रूर बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है। तो इसमें ये आपकी इनिशिएटिवनेस की कमी की ज़ाहिर कर रही होती है। फिर उसके बाद जो मतलब कि लेक्चरेट था ना, लेक्चरेट में टॉपिक्स कुछ मतलब जो मुझे याद हैं। तो मेरा जो टॉपिक था वो था कि हु कैन ट्रेन हर किड बेटर, अ वर्किंग वुमन और अ हाउसवाइफ। और उसके अलावा ऐसे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोक्लिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ड्रग्स आर इंजरियस टू हेल्थ। और इसके अलावा थे जो मुझे याद हों कि वो मैं आपको टेक्स्ट में भेज दूंगा। और इसके अलावा मतलब कि हमें फिर टास्क एरिया में बुला लिया गया उसी मतलब दूसरे दिन। तो हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ और हाफ ग्रुप टास्क हुआ। तो इस तरह हमारा दूसरा दिन भी एंड हो गया। फिर मतलब कि आईएसएसबी का तीसरा और जो लास्ट डे था ना, उस उस दिन हमारी सुबह सुबह पहले ग्रुप डिस्कशन और डेप्टी का इंटरव्यू हुआ। और जो दूसरा ग्रुप था वो ऐसे ही 10 बजे तक वेट करता रहा कि उनका साइक का इंटरव्यू ना हो जाए। तो दो बच्चों का साइक का इंटरव्यू हुआ, और वो वही मतलब कि उनके फॉर्म से रिलेटेड जो कुछ गलतियां थी वही पूछ रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं पूछा उसके अलावा मतलब फॉर्म के अलावा। तो जैसे ही हमारी तो हाँ, ये मैं बताना भूल गया था कि जो दूसरा ग्रुप था ना, उनकी डेप्टी और उसके इंटरव्यू के बाद उनका मतलब कि दूसरे दिन वो हो गया था मिलिट्री प्लानिंग और लेक्चरेट वाले टॉपिक्स भी। तो इसके अलावा जो हमारा तीसरा दिन था, हमारे डिप्टी के इंटरव्यू के बाद हमें कहा गया कि अपनी शर्ट्स वगैरह और किट्स वगैरह पीटी किट तब्दील कर लें और आ जाएं टास्क एरिया में। तो उधर गए, हमारा कमांड टास्क हुआ पहले और बाद में ऑब्स्टेकल्स हुई। जो दूसरा ग्रुप था उनकी पहले ऑब्स्टेकल्स हुई और बाद में कमांड टास्क हुआ, क्योंकि 10-10 का ग्रुप था। तो जो कमांड टास्क में मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो ये हुई थी कि मैं कमांडर था और जो मेरा टास्क था वो था बिल्कुल ईजी, जो कि मुझे समझ बाद में आया, पहले समझ नहीं आता। तो दो रास्ते थे, मैंने वो रास्ता चुन लिया कि जो मतलब हो सकता था पहुंच जाए, लेकिन मैंने जैसे ही चुना था तो मुझे एक कैंडिडेट ने सजेशन दी कि कमांडर आप इस रास्ते से आ जाएं। तो मैंने वहाँ पे ये गलती की थी कि मैंने अपना रास्ता जो है तब्दील कर लिया था उसकी एक बात कहने पे। तो मुझे चाहिए था कि मैं वो अपने जो मैं रास्ता लेके जा रहा था उसी पे जाना चाहिए था। तो पता नहीं उस वक्त मतलब नर्वस भी था थोड़ा बहुत, तो ये हो गया। फिर उसके बाद मतलब कि 4-5 मरतबा गलतियाँ गलतियाँ भी हुई, मैं इतना ज़्यादा बोला नहीं। ये वो आपने बोलना ज़रूर है कमांड टास्क में जब भी आप, क्योंकि आप कमांडर होते हैं। फिर उसके बाद ऑब्स्टैकल्स हुई, ऑब्स्टैकल्स मैंने 7 किए, 9 8 8 किए थे 9 में से। मेरी रूप क्लाइंबिंग रह गई थी, वो मतलब टाइम मतलब वेस्ट हो गया था। तो मैं डेप्टी के इंटरव्यू के बारे में बता दूं कि डेप्टी का मेरा तकरीबन 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, और सारा फैमिली बैकग्राउंड और यही वगैरह कुछ पूछ रहे थे, बाकी कोई इतना जनरल नॉलेज नहीं पूछा। हाँ, बेसिक पूछा था, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। और इसके अलावा करंट अफेयर पे भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। हाँ, ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक इसके बारे में ये लेक्चरेट में भी था और डेप्टी ने मुझसे भी पूछा था। और इसके अलावा जो जीटीओ का इंटरव्यू होता है ना, उसमें से उसने भी मुझसे फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत और उसके अलावा हाल अहवाल थोड़ा बहुत पूछा कि कैसे किस तरह रास्ते से आए, कौन से रास्ते से आए, और रास्ते में कौन से दरिया बहते हैं, इस तरह। और उसके अलावा उसने मुझसे कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन किए थे उसने भी। तो बस यही था एक्सपीरियंस। और ये है कि आपने मतलब कि इनिशिएटिव रहना है, आपकी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और मतलब जो रिपीटर हैं उनको तो अच्छी तरह पता हो जाए होगा ना। और मैं फ्रेशर था, मुझे तो बिल्कुल किसी ने गाइड ना किया था ना, मैं बस ऐसे ही मतलब अपेयर होगा, मुझे तो ये भूल गया था कि मेरी डेट भी आनी है कि नहीं आनी। तो तैयारी के बगैर ना जाइएगा, क्योंकि हो अगर आपकी किस्मत में है अगर बगैर तैयारी के, तो आप कोई 1% लोग होते होंगे जो हो जाते होंगे, लेकिन मुश्किल है। अपने प्रिपरेशन के साथ लाजमी जाना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो अब बारी आती है आईएसएसबी मटेरियल की। ठीक है, मैं आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जो कि आईएसएसबी में आया है। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं है आपके आईएसएसबी में भी सेम यही डाटा आए, लेकिन इसके आसपास का डाटा मिलता जुलता या फिर इसके ये भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैट शेयर करूँगा, लेक्चर डिस्कशन के टॉपिक, और एक साइक का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आपने मेरे साथ साथ रहना है, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ़ करता जाऊँगा। सबसे पहले आता है जी लेक्चर 8 में नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ को एजुकेशन। अगर तो आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा, ये टॉपिक पहले से ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ को एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम डिप्टी डिस्कशन में, स्क्रीनिंग साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग साइड इफ़ेक्ट। और जो लड़के को याद था उसने वो बताया स्क्रीनिंग साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी उर्दू में हॉस्टल की लाइफ। हॉस्टल की लाइफ जी डिस्कशन होती है। आपको बताऊं कि जो डिप्टी की ग्रुप डिस्कशन होती है वो डिप्टी का पहला टास्क होता है, और इसमें एक टॉपिक इंग्लिश का होता है और एक टॉपिक उर्दू का होता है, और दोनों पे डिस्कशन की जाती है, ठीक है। तो एक उर्दू में होती है और एक इंग्लिश में होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद आ जाता है लेक्चर 8। लेक्चर 8 जी पुअर पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है जी, पुअर पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। और इस तरीके से अगर जो मुझे और कुछ याद हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मनी कैन रूल द वर्ल्ड, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे मेरे पास डाटा आता जाता है, ठीक है, मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। आगे चलते हैं जी, उसके बाद आ जाते हैं जी, हाँ, ओपोनेंट व्यू पॉइंट एंड फ्रेंड व्यू पॉइंट। अच्छा, आपसे ना अभी मेरिट एंड डीमेरिट नहीं लिखवाए जाते आईएसएसबी में। पहले क्या होता था कि बायोडाटा फॉर्म पे एक स्पेशल पोर्शन होता था मेरिट एंड डीमेरिट्स के लिए, वहाँ पे आप अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखा करते थे। अभी जो है वो पोर्शन ख़त्म कर दिया गया है, और ये एक न्यू क्वेश्चन ऐड किया गया है जो कि साइक डे में आपसे टेस्ट लिया जाता है। अभी 3 मिनट आपको ओपोनेंट व्यू पॉइंट के लिए दिए जाते हैं और 3 मिनट फ्रेंड व्यू पॉइंट के लिए आपको दिए जाते हैं। इसमें आपने करना क्या होता है कि देखिए, आपको साइक ब्रीफ कर देगा कि साइक कहेगा आपको टोटली कि आपका दोस्त जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ठीक है, वजह लिखें। तो आपके पास 3 मिनट होंगे। 3 मिनट में चाहे तो आप उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, चाहे तो वो आपको कोई पॉइंट में लिख दें, ठीक है, कोई 3 4 5 जितनी आपको उस टाइम जहन में आती हैं। तो अपने बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ठीक है, आप उसकी मदद करते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, तो वो वजह जो होती है वो लिखनी होती है। एंड अगर ओपोनेंट की बात की जाए तो ओपोनेंट कहते हैं मुखालिफ को। तो साइक आपको कहेगा कि आपका जो दुश्मन है या आपका जो ओपोनेंट है वो आपका दुश्मन क्यों है, वजह क्या है उसकी, ठीक है। तो दुश्मन खैर अगर सबका नहीं होता, ठीक है, तो ओपोनेंट जो कोई ऐसा शख्स आप अपने जहन में ले हैं जिससे के साथ आपकी ना बनती हो, ठीक है, जो आपको पसंद ज़्यादा ना करता हो, तो फिर वजह क्या है उसके नापसंद करने की, ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लड़कों को कन्फ्यूजन होती है कि ओपोनेंट व्यू पॉइंट क्या है और फ्रेंड व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, पर आपको वहाँ पे साइक भी ब्रीफ करेगा एक बार, ठीक है, टोटली क्वेश्चन को ब्रीफ करेगा और फिर आप लिखेंगे। तो ये टोटल 6 मिनट का क्वेश्चन है। 3 मिनट ओपोनेंट के लिए और 3 मिनट फ्रेंड के लिए होता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी वैट पे। वैट के अगर हम बात करें तो लव, पर्पज़, लस्ट, दिग। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो होता है सेंटेंस बना लेना, दूसरा है वर्ड एसोसिएशन। अभी इसका नाम जो है ना बेसिकली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ठीक है। सेंटेंस भी बनाया जाता है और एसोसिएट भी किया जाता है। अभी एसोसिएट कैसे करते हैं हम, एसोसिएट का मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास टाइम कम है, एक सेंटेंस आपने लेंथी लिख दिया है और दूसरे सेंटेंस के लिए आपको पता है कि अभी मैं लिखना शुरू करूँगा और टाइम ख़त्म हो जाएगा, और आपके पास है जी लव। लव का आपने जो है जी सेंटेंस लिखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि लव के आगे सिर्फ पेरेंट लिख दें, ठीक है जी। अभी क्या है कि पेरेंट्स जो है जी उनका जो है लव होता है वो अपने बच्चों के लिए वो बहुत मोहब्बत होती है, ठीक है। आपने क्या किया कि एसोसिएट कर दिया लव को पेरेंट के साथ, तो ये भी आपका एक करेक्ट एंड पॉजिटिव जो है जी चीज़ होगी, ठीक है। आप इस तरीके से अपने जो है जी वैट को एसोसिएट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, उसके बाद है जी लव, फेम, मनी, पार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आते हैं आपके पास वैट आते हैं, ठीक है, आईएसएसबी में। मुश्किल नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अगर आप अपना फर्स्ट थॉट लिखें इसमें अच्छे से करके, अपने अल्फाज को अच्छे से चुनना है, ठीक है। लिखना वही है जो आपके जहन में सबसे पहले आया है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करूँगा, और आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आपने किसी कोर्स के लिए भी तैयारी करनी है, ठीक है जी। एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, डू द बेस्ट, अपनी तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।